हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम एक नया चैप्टर नंबर 8 अध्याय 8 चतुर्भुज पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट चैप्टर 6 और 7 पढ़ा था ना, उसी से थोड़ा और अपग्रेड वर्जन है जिसमें त्रिभुजों के बारे में भी पढ़ेंगे, हम सर्वांग समता के भी कुछ गुण देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे चतुर्भुज के बारे में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। तो करें स्टार्ट। चतुर्भुज भूमिका। अध्याय 6 और 7 में त्रिभुजों के अनेक गुणों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यस, आप यह भी जानते हैं कि 3 असरेख बिंदुओं को युग्मों में जोड़ने पर जो आकृति प्राप्त होती है वह त्रिभुज कहलाती है। अब जैसे मेरा एक बिंदु यहाँ है, असरेख है, सरेख नहीं है। सरेख मतलब तीनों लाइन पे होते तो मेरी रेखा बनती, लेकिन असरेख है, जैसे एक यहाँ एक यहाँ। अब आपने तीनों को जोड़ा तो बन गया त्रिभुज। तो 3 असरेख बिंदुओं को युग्मों में जोड़ने पर जो आकृति प्राप्त होती है वह त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज यानी 3 भुजाओं वाला और चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला। हिंदी पढ़ी है ना आपने, हिंदी में ये चीज़ टर्म्स आती है ना। अब आइए 4 बिंदु अंकित करें और देखें कि क्रमानुसार युग्मों में इनको जोड़ने पर क्या आकृति प्राप्त होती है। अब जैसे मैंने 4 बिंदु किए, 1 2 3 4, ये तो मेरी लाइन बन गई। अब 1 2 3 4 ये है। अब आपने इसको जोड़ा, ये तो मेरा त्रिभुज बन गया। अब 1 2 3 4 चतुर्भुज। अब 1 2 3 3 4 आपने इसको ऐसे जोड़ा तो ये मेरी कुछ ऐसी शेप मिल गई, है ना। अब ध्यान दीजिए कि यदि सभी बिंदु सरेख हो, मतलब एक ही रेखा में हो, तो हमें एक रेखाखंड प्राप्त होता है ना। देखो फर्स्ट इमेज रेखाखंड ही तो है, चारों बिंदु एक ही लाइन में, तो रेखाखंड। हाँ, यदि 4 बिंदुओं में से 3 सरेख हो तो हमें एक त्रिभुज प्राप्त होता है। अब देखो जैसे इस वाले इमेज में 3 तो एक रेखा पे थे, लेकिन एक बाहर था, तो हमको क्या एक त्रिभुज मिला कि नहीं मिला। यस। और यदि 4 में से कोई 3 बिंदु सरेख न हो तो हमें 4 भुजाओं वाली आकृति मिलती है। कोई 3 बिंदु सरेख ना हो, मतलब एक बिंदु तो ऐसे लाइन पे है और उसके अलावा 3 सरेख नहीं है, तो हमें ऐसे कुछ चतुर्भुज मिलता है। ठीक है। थर्ड और फोर्थ, अब जैसे ये दोनों इमेज जो सरेख नहीं थे वो वाले हमको मिले। चारों बिंदुओं को एक क्रम में जोड़ने से इस प्रकार प्राप्त आकृति चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। इस पुस्तक में हम केवल आकृति 8.1 में दिए गए इस बारे में दिए गए त्रिभुजों का ही अध्ययन करेंगे। इस चौथे वाले का अध्ययन नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो सिंपल चतुर्भुज होते हैं ना, समांतर है, समलंब है, आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, हम सिर्फ उन्हीं का अध्ययन करेंगे। जो ऐसे टिपिकल टाइप है ना, उनका अध्ययन हम नहीं करेंगे इस वाले चैप्टर में। अब देखो, एक चतुर्भुज की 4 भुजाएं, 4 कोण और 4 शीर्ष। देखो एक चतुर्भुज की 4 भुजाएं, देखो आपको याद आ रहा होगा कुछ, हमने ऐसी चीज कहाँ पढ़ी थी त्रिभुज में, जिसमें हमने कहा था ना एक त्रिभुज के 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष। याद आया लास्ट चैप्टर में? 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण, वो त्रिभुज था। तो अब भाई ये तो मेरा चतुर्भुज है ना, तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 कोण और 4 शीर्ष होते हैं। अब ये देखो A B C D, 4 शीर्ष, 4 कोण, A B C D, भुजाएं 1 2 3 4 भुजाएं हो गई। अब ये फर्स्ट वाली आकृति है। अब देखो चतुर्भुज A B C D में A B B C C A और D, ये 4 भुजाएं हैं। अभी हमने देखी 4 भुजाएं A B B C C D D है। 4 शीर्ष A B C D, ये 4 शीर्ष हो गए। अब कोण A कोण B, कोण A कोण B कोण C कोण D, 4 शीर्ष है, तो बस ये कोण बन रहे ना, तो ये हमने अभी देखे। अब देखो, अब सम्मुख शीर्षों A और C तथा B और D को जोड़ना है। अब मैंने क्या किया, A को, देखो ये तो ये लाइन है, ये तो ऑलरेडी जुड़ी हुई है, लेकिन अब मुझे का सम्मुख शीर्ष को जोड़ना है, जो सामने वाली भुजा है, तो उसको मैंने जोड़ दिया। A को C से जोड़ा और D को B से जोड़ दिया, है ना। तो अब देखो AC और BD चतुर्भुज ABCD के विकर्ण हैं, डायगोनल। हमने विकर्ण के बारे में पढ़ा था ना छोटी क्लासेस में। तो जो विकर्ण, जो इसकी जो पास वाली भुजा है वहां से न खींचकर इसकी दूसरी बिंदु को मिलाने वाला जो विकर्ण होता है, मतलब इसकी आसन्न भुजा हमको नहीं लेनी है। तो देखो जैसे
ए से मैं विकर्ण कैसे खींच सकती हूँ, डी पे नहीं आएगा और बी पे नहीं आएगा क्योंकि इसके आसन्न भुजा है। उसके अलावा जो बिंदु है उस पर हम विकर्ण खींचते थे, याद है छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था 8th 6th 7th में, तो उसमें हम ऐसे, और अगर बी से मैं खींचूं तो डी बिंदु को मिलाएगा। तो ये दोनों मेरे AC और BD चतुर्भुज ABCD के दो विकर्ण हैं, जिसको डायगोनल कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश टर्म भी आपको पता होनी चाहिए। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों और उनके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। विशेष तौर पर हम समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। समांतर, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और जो समांतर भी होती है, तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो आप सोच सकते हैं कि हम चतुर्भुजों का क्यों अध्ययन करें। अपने परिवेश में देखिए, अपने आसपास चतुर्भुजों के आकार की अनेक वस्तुएं देखते हैं। जैसे आपने चतुर्भुज जिसके 4 कोने हो, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। आपकी बुक ही देख लो जिससे आप पढ़ रहे हो, वो कैसी शेप में, वो भी चतुर्भुज शेप में है ना, एक तरह से आयत है। एक आपकी कक्षा का फर्श, दीवार, छत, खिड़कियां, श्यामपट्ट, जो आपको ब्लैक बोर्ड होता है ना जिस पर आप पढ़ते हो, वो किस शेप में, वो भी तो एक आयत की शेप में है, वो भी एक चतुर्भुज है ना। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। का प्रत्येक फलक, आपकी पुस्तक का प्रत्येक पृष्ठ और पढ़ने की मेज का ऊपरी पृष्ठ, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे समांतर चतुर्भुज आयत की शेप में होती है। अब इसमें देखो कुछ, ये हमारा ब्लैक बोर्ड है जिसपे मैडम लिखती है, सर लिखते हैं, वो वाला। ये हमारी बुक है जिससे आप पढ़ते हो, और ये टेबल है जिस पर आप पढ़ते हो बुक रख के, वो। तो इनके ऊपर शेप देखिए आपने, तो बिल्कुल आयत शेप में होती है ना, वैसी कुछ ऐसी। तो यज्ञ भी हमारे आसपास दिखने वाली अधिकांश वस्तुएं आयत के आकार की है। फिर भी हम चतुर्भुजों और विशेष समांतर चतुर्भुज के बारे में अधिक अध्ययन करेंगे। अब देखो ये मैक्सिमम आयत के शेप की है, लेकिन फिर भी हम समांतर चतुर्भुजों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक आयत एक समांतर चतुर्भुज ही तो है, और समांतर चतुर्भुज के सभी गुण आयत के लिए भी सत्य होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और आयत में भी तो ऐसे ही होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसीलिए अब चतुर्भुज के कोण योग गुण, चतुर्भुज में कोणों का योग भी हम पढ़ेंगे। जैसे हमने त्रिभुज में पढ़ा था, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता था, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। अब हम चतुर्भुज के कोण योग गुण पढ़ेंगे, मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, और यही हम आगे अब देखेंगे। ठीक है, तो आइए चतुर्भुज के कोण योग गुण का पुनर्वलोकन करें। चतुर्भुज के कोणों का योग 360 होता है। अब मैंने आपको बता दिया 360 होता है, ठीक है। अब आपको इसको प्रूव करना है कि आपको बताना है कि 360 कैसे होता है। तो हम इसकी जांच चतुर्भुज का एक विकर्ण खींचकर उसे 2 त्रिभुजों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे ये मेरा कोई चतुर्भुज ABCD था, इस पे मैंने कोई विकर्ण A से खींच दिया, एक ही विकर्ण खींचा, ठीक है, ताकि 2 त्रिभुज बन जाए, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2, ये 2 त्रिभुज बन गए। तो मान लीजिए ABCD एक चतुर्भुज है और AC उसका विकर्ण है, ठीक है। ABCD कोई चतुर्भुज है और AC उसका विकर्ण है, तो ADC, अब देखो कौन से त्रिभुज की बात कर रही हूं मैं, ADC ये त्रिभुज। इसमें देखो अब त्रिभुज की प्रॉपर्टी भी याद आई आपको, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो करें, कोण A, कोण D और कोण C। अब कोण A पूरा नहीं है, ध्यान रखना, ये जो सिर्फ इस त्रिभुज में आ रहा है वही वाला लेना है। तो हम उसको लिखेंगे कैसे, अब देखो, मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ आपको लिखने पर ध्यान दो बच्चों, लिखने पर बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखना है। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ एंगल A, एंगल C और एंगल D, नो, क्योंकि एंगल A अगर आपने लिख लिया तो ये पूरा काउंट होगा, लेकिन आपको तो सिर्फ इसी एंगल की बात कर रहे हैं, छोटे वाला एंगल, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, अब ADC ऊपर वाला ये वाला त्रिभुज, तो इसमें DAC, ये वाला कोण D और कोण C, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, ACD। तो ऐसे ही लिखूंगी मैं, DAC ACD प्लस कोण D इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। अब देखो, अब ये नीचे वाला त्रिभुज ABC, दोनों की बात कर रहे हैं। अब इसमें मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो ये वाला है मेरा, अब इसमें ये कोण और ये कोण बराबर है, तो अब मैं A को क्या लिखूंगी, CAB। कहां से स्टार्ट हुआ, C, A और B, ये कौन है, अब ACB,
ए सी और बी, सी की बात कर रही हूँ तो कहाँ से शुरू हो रहा है, ए सी बी। और कोण बी, देखो आपने इसको कोण बी इसलिए लिखा क्योंकि और ये आधा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें तो कंफ्यूजन वाली बात थी ना, क्योंकि आप किस एंगल की बात करें ये आपको प्रॉपर बताना जरूरी है। तो आपने लिख दिया CAB प्लस ACB प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, अब LHS आपस में जुड़ेंगे, RHS आपस में जुड़ेंगे। चलो अब देखो LHS कौन है इनमें, ये वाले टर्म। ठीक है, ये एक साथ जुड़ी, दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, DAC प्लस ACD प्लस कोण D प्लस CAB प्लस ACB प्लस कोण B इक्वल टू 180 और 180 दोनों जुड़ गए तो कितने हो गए, 360 हो गए ना। ठीक है, अब देखो RHS में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्ट 360 आ गया। अब इस वाले पार्ट में देखो आप, अब DAC और CAB, अब ये वाले कोण देखो एक बार आप, कोण एक ही बात। अब कोण एक को देखो एक बार, कोण एक इस कोण और इस कोण से मिलके बना है ना दोनों को, तो मैं इन दोनों का कोण को योग कोण ए लिख सकती हूँ ना, तो बस DAC और CAB क्या होगा, कोण ए। अब कोण सी देखो, ये इस कोण और इस कोण का एडिशन होगा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ACD और ACB इक्वल टू कोण सी, लिख सकती हूँ ना। तो बस मैंने क्या किया, कोण ए, कोण डी, कोण बी, कोण सी, इसमें सारी वैल्यू जो है वो मैंने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी। तो ऐसे कोण ए, कोण डी, कोण बी, कोण सी इक्वल टू 360 डिग्री, यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। प्रूव हो गया। देखो सबसे पहले मैंने चतुर्भुज खींचा, उसका मैंने एक विकर्ण खींच लिया, एक विकोण यानी 2 त्रिभुज हो गए। अब जब 2 त्रिभुज हो गए और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ऊपर वाला कोण भी 180, नीचे वाला कोण भी 180। ठीक है, अब ऊपर ऊपर सारे कोणों को मैंने जोड़ दिया, तो जोड़ दिया तो 180 और 180 कितने हो गए, 360। और ये पूरा कोण ए, ये पूरा कोण सी, तो ABCD चारों को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 360। यही तो मुझे प्रूव करना था कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों के प्रकार। अब फर्स्ट वाली इमेज देखो, देखो पहले तो आप इसकी बनावट पे ध्यान दो सारे, तो ही आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। देखो पहले वाला कुछ ऐसा है, ऐसी, ठीक है, इसमें 2 समांतर भुजाएं हैं, लेकिन ये समांतर नहीं है, है ना। अब ये देखो, इसमें ये और ये समांतर है, ये और ये समांतर है। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, तो यानी एक आयत दिख रहा है। अब ये देखो, ये भी थोड़ा समांतर चतुर्भुज ही दिख रहा है, लेकिन इसमें चारों भुजाएं मुझे बराबर लग रही है। ठीक है, ये देखो आयत, सॉरी ये वर्ग है जिसमें चारों भुजाएं बराबर है और एंगल 90 डिग्री का, हर एंगल 90 डिग्री का। अब ये मुझे कुछ पतंग जैसी शेप दिख रही है, जिसमें ऊपर वाली भुजाएं बराबर है और नीचे वाली भुजाएं बराबर है। क्लियर। तो एक बार आपको बेसिक आइडिया हुआ डायग्राम का कि इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है, आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि फर्स्ट वाली कौन सी इमेज है, सेकंड वाली कौन सी, थर्ड वाली कौन सी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सारी इमेज आपको बतानी है। तो एक बार आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा तो आप पहचान सकते हो कि कौन से त्रिभुज के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखो आकृति 8.5 के 1 में चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाओं AB और CD का एक युग्म समांतर है। तो आप जानते हैं कि यह एक समलंब ट्रेपेजियम कहलाता है। देखो अब ये फर्स्ट वाली डायग्राम देखो, अब ये इसके आमने सामने वाली भुजाएं ये दोनों समांतर हैं, और अगर मैं यहां से लंब डालूं तो इसके ऊपर 90 डिग्री आएगा, तो वो समलंब चतुर्भुज है ये वाला, जिसको एक समलंब ट्रेपेजियम कहलाते हैं। फर्स्ट वाली इमेज। अब सेकंड चलो, आकृति 8.5 में सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में सभी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर है, मतलब उसमें जो आमने सामने वाली भुजाएं दोनों बराबर है। ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम कहलाते हैं। आकृति 8.5 में सेकंड में चतुर्भुज PQRS समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार 8.5 का 3, 4th एंड 5th सभी समांतर चतुर्भुज हैं। अब ये वाले देखिए तो सारे समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आमने सामने वाली भुजाएं सब में बराबर है, ये देखो। लेकिन ये एक आयत दिख रहा है, ये मेरा सम चतुर्भुज दिख रहा है,
ये मेरा वर्ग दिख रहा है, लेकिन आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है, लेकिन इसमें आमने सामने वाली भुजाएं बराबर नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए कि आकृति 8.5 का थर्ड में समांतर चतुर्भुज MNRS में कोण M समकोण है, तो यह विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज कहलाता है और यह एक रेक्टेंगल आयत है। अब इसको देखो, थर्ड वाली इमेज देखो, ये 90 डिग्री है कि नहीं है, और इसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है। तो आयत की प्रॉपर्टी यही होती है कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो बस ये एक आयत है। हाँ, आकृति 8.5 का फोर्थ DEFG की सभी भुजाएं बराबर है और हम जानते हैं कि एक समचतुर्भुज रोम्बस कहलाता है। अब देखो ये वाली शेप देखो, इसमें मैंने कहा था ना सारी भुजाएं समांतर बराबर हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, समचतुर्भुज। अब ये वाला क्या है, आयत, सॉरी वर्ग, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब फिफ्थ है समांतर चतुर्भुज ABCD में, फिफ्थ वाली में जस्ट इसके पास वाली थी जो वर्ग था मेरा एक, ये 90 डिग्री है और सभी भुजाएं बराबर है ना, सभी भुजाएं, कुछ ऐसी शेप थी ना, सब भुजाएं बराबर थी, 90 डिग्री है, तो यह एक स्क्वायर वर्ग कहलाता है। अब लास्ट वाली इमेज जो पतंग जैसी थी, 8.5 का 6 में समचतुर्भुज ABCD में AD = CD और AB = CB अर्थात आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर हैं, अतः यह समांतर चतुर्भुज नहीं है, यह एक पतंग है। अब देखो इसमें आसन्न भुजाएं बराबर नहीं है, सॉरी आसन्न भुजाएं बराबर हैं। अब देखो ये वाली भुजा और ये भुजा बराबर है, ये और ये आमने सामने वाली भुजा बराबर नहीं है, तो ये मेरी एक पतंग शेप है। पतंग देखिए ना आपने, उसकी शेप कैसे होती है, ऐसी कुछ, तो पतंग की शेप में ये, ठीक है। अब हमको ध्यान देने वाली बातें हैं कि वर्ग, आयत, समचतुर्भुज में से प्रत्येक एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग में भी ये कंडीशन फॉलो होती है, आयत में भी होती है और समचतुर्भुज में भी होती है, क्योंकि सब में ये एक प्रकार के समांतर चतुर्भुज है। अब देखो वर्ग एक आयत है और एक समचतुर्भुज भी है। देखो वर्ग है ना, वो एक आयत भी है, क्योंकि आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो। तो वर्ग में भी तो आमने सामने वाली भुजा बराबर है, और समचतुर्भुज भी है, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर है। तो आयत में भी, सॉरी वर्ग में भी तो चारों भुजाएं बराबर है। तो मैं कह सकती हूं कि एक वर्ग, एक आयत और एक समचतुर्भुज भी है। एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब है। अब जो समांतर चतुर्भुज ऐसा कुछ था वो मेरा समलंबी है, क्लियर, ऐसे, तो वो मेरा समलंबी है। पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। यस, पतंग में ही समांतर चतुर्भुज थी क्या, देखो पतंग ऐसी शेप में थी, तो वो समांतर नहीं है। आमने सामने वाली भुजाएं कहाँ बराबर है, इसमें आसन्न भुजाएं बराबर है, लेकिन आमने सामने वाली भुजा बराबर नहीं है। समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। समलंब ये वाला था, तो ये समांतर नहीं है, क्योंकि इसकी ये दोनों तो समांतर है लेकिन बराबर नहीं है। ये भली बराबर है लेकिन ये समांतर नहीं है, दोनों ही वाइस वर्सा है, क्योंकि इसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म ही समांतर है और समांतर चतुर्भुज के लिए सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होने चाहिए, तभी वो समांतर चतुर्भुज है। एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है। एक आयत, आयत है क्या, वो वर्ग है नहीं, क्योंकि उसके आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है, जबकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग मेरा आयत नहीं हो सकता। आयत ऐसा है तो ये मेरा आयत हो सकता है नहीं, लेकिन आयत मेरा वर्ग हो सकता है, क्योंकि वो वर्ग आयत की प्रॉपर्टी भी रखता है। अब देखो, और आयत और एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं। अब समचतुर्भुज देखो, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, लेकिन उसका जरूरी नहीं कि हर कोण 90 डिग्री हो, इसीलिए तो समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है, क्योंकि वर्ग की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण उसका 90 डिग्री का हो, लेकिन समचतुर्भुज ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी विशेषता नहीं रखता है, ठीक है। चलो अब हम आकृति 8.6 को देखते हैं। इसमें समान परिमाप 14 वाला एक आयत है और एक समांतर चतुर्भुज है। मतलब परिमाप आपने समान रखा है दोनों का। परिमाप कैसे निकालते हैं, मतलब उसकी बाउंड्री पूरी,
कितनी कवर हुई, तो वो हम परिमाप निकालते हैं। अब मैं आपको आयत का परिमाप पूछूं तो आपको कहोगे 4 सेंटीमीटर ये है, तो 4 उधर सामने वाली भी तो भुजा होगी, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो ये भी 4 हो गई। अब ये 3 है तो ये भी 3 हो गई, तो अब मैं जोड़ सकती हूँ 4 + 4 + 3 और +3, तो 8 और 6 कितने हो गए, 14 हो गए ना। तो इसका परिमाप कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। अब ये वाला ये कुछ समांतर चतुर्भुज है, इसका भी परिमाप 14 ही है ना, 4 ये हो गई 4 और 3 ये, तो इसका भी परिमाप 14 ही है। क्लियर। अब देखो इतनी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हो आज आप, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी पहले। यहाँ एक समांतर चतुर्भुज DP × AB है। अब यहाँ पे कोई मेरा समांतर चतुर्भुज DP × AB है, यह आयत के क्षेत्रफल AB × AD से कम है। देखो जबकि शेप दोनों एक जैसी दिख रही है, आप बोलोगे बिल्कुल एक ही, तो बस ये थोड़ी टेढ़ी हो गई और ये आयत बिल्कुल सीधी है, तो लेकिन उसकी जो क्षेत्रफल है ना वो आयत के क्षेत्रफल से कम है, क्योंकि जो इसका DP है ना ये कम है AD से। अब देखो इसका AD है, तो इसकी जो लंबाई है ना वो AD की ज़्यादा है और DP की कम है। तो सामान्यतः मिठाई के दुकानदार बर्फी को समांतर चतुर्भुज के आकार में काटते हैं ताकि एक ही ट्रे के में बर्फी के अधिक टुकड़े आ सके हैं। जब आप अगली बार बर्फी खाएं ना तो ये चीज़ ध्यान रखना कि देखो कभी भी हम जो शेप्स होती है ना तो वो समांतर चतुर्भुज में काटते हैं बर्फी वाले, क्योंकि उसमें ज़्यादा टुकड़े आ जाए, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाए, मतलब उसमें ज़्यादा अपन रख सके। अगर आयताकार रखूँगी तो मैं उसमें कम आएगा। तो आज नई चीज़ पता चली ना। तो अब आइए पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणों का पुनरावलोकन करें। समांतर चतुर्भुज के गुण क्या क्या होते हैं, किसके, समांतर, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। अब कागज पर एक समांतर चतुर्भुज खींचिए और उसे काट लीजिए। अब इसमें विकर्ण के अनुदिश काट लीजिए। जैसे मैंने कोई समांतर चतुर्भुज खींचा ABCD, एक मैंने विकर्ण खींचा AC। अब आकृति 8.7 देखिए। अब आप 2 त्रिभुज प्राप्त करते हैं, इन त्रिभुजों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जैसे एक त्रिभुज 1 और ये 2 त्रिभुज मुझे मिले, तो अब आप इनके बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्या ये दोनों बराबर है, क्या इनका क्षेत्रफल बराबर है, मतलब इनके कोण बराबर हैं, इनकी भुजाएं बराबर है, मतलब बता सकते हैं कि इसमें क्या आपको सिमिलरिटी दिख रही है दोनों में। एक काम कीजिए, आप समांतर चतुर्भुज कीजिए, उसके बीच में एक विकर्ण कीजिए और उस पेपर को फोल्ड कीजिए। अब आप देखना क्या आपको सिमिलरिटी दिख रही है, क्या वो पेपर बिल्कुल ओवरलैप हो रहा है एक दूसरे पे, या कोई 3 कोना आपको अलग दिख रहा है। अगर बिल्कुल ओवरलैप हो रहा है तो अपने लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जब 2 त्रिभुज एक दूसरे को बिल्कुल ऊपर ओवरलैप हो जाए, बिल्कुल ऊपर रखने पर वो उनको अलग से नहीं दिखे, तो वो समांतर वो चतुर्भुज वो त्रिभुज क्या कहलाते थे, सर्वांगसम। तो ये दोनों आपस में सर्वांगसम है क्या, अगर काट के आप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके देखो। तो एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखिए, यदि आवश्यक हो तो त्रिभुज को घुमाइए भी, तो आप क्या देखते हैं, क्या दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम है। कुछ और समांतर चतुर्भुज खींचकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। प्रत्येक बार आप पाएंगे कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसके 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब जो समांतर चतुर्भुज को अगर मैं 2 पार्ट में बांट दूं विकर्ण के अकॉर्डिंग, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, मतलब वो दोनों बिल्कुल A to Z सेम होंगे, है ना। तो अब हम प्रमेय पढ़ेंगे 8.1। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसके 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब ये कोई मेरा समांतर चतुर्भुज है और उसका विकर्ण उसको एज इट इज 2 त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है, ये हमको प्रूव करना है। चलो मान लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AC उसका विकर्ण है, ठीक है। आकृति, ये वाली आकृति देखनी 8.8। देखिए कि विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज ABCD की 2 त्रिभुजों ABC और CDA में विभाजित करता है। जैसे एक त्रिभुज ये है और दूसरा ही नीचे वाला, 2 त्रिभुज में विभाजित किया विकर्ण ने। तो हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है। अब देखो पिछले चैप्टर का रिवीजन है, अब आपने अगर पढ़ा होगा ना अच्छे से तो आप सर्वांगसमता प्रूव कर सकते हो। तो अब मुझे बताओ अपन सर्वांगसमता कैसे प्रूव करते थे, बताओ। उसमें या तो तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए थी, या फिर 2 कोण एक भुजा इक्वल होनी चाहिए थी, या फिर 2 भुजाएं एक कोण इक्वल होने। सर्वांगसमता सिद्ध करते थे ना हम, कोई भी गुण लगा के SSS या ASA या SAS या SSS करके,
हम बहुत सारे गुणधर्म यूज लेते थे, तो चलो इसमें भी हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने त्रिभुज ABC और CDA लिए। अब देखो फर्स्ट बोल दिया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देखो समांतर आते ही आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, पैरेलल है। और याद करो एक चीज, जब हमने पढ़ा था कि दो रेखाएं अगर समांतर है तो उनके एकांतर कोणों का युग्म बराबर होगा, संगत कोणों का युग्म बराबर होगा। अब देखो ये मेरे दो कोण थे, तो BCA इक्वल टू DAC, BCA ये कोण इस कोण के बराबर है, होगा कि नहीं होगा? देखो एकांतर कोण Z पे बनते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये कोण इस कोण के बराबर है। अब देखो Z बन रहा है ना, ये देखो है ना, तो एकांतर कोण है, तो मैं लिख सकती हूँ BAC इक्वल टू DAC। यस, साथ ही AB समांतर है DC के। अभी AB और DC भी तो समांतर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी दोनों आमने सामने वाली रेखाएं जो समांतर है। ठीक है, तो अब मैं BAC इक्वल टू DAC, अब ये कोण भी तो बराबर होगा, ये वाला और ये कोण, ये भी तो Z पे बन रहे हैं ना क्योंकि दोनों समांतर है। तो मैंने लिख दिया BAC इक्वल टू DAC और AC इक्वल टू CA। अब ये वाली लाइन दोनों में कॉमन है ना, बीच वाली ये लाइन देखो, ये दोनों में कॉमन है, तो ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के बाय द ASA रूल। A यानी एंगल, S यानी साइड और A यानी एंगल, यानी दो तो कोण है और एक भुजा है ना। देखो ये कोण हो गया, ये कोण हो गया और ये मेरी भुजा हो गई, तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों हो गए मेरे सर्वांग सम। अब अर्थात विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज ABCD की दो सर्वांग सम त्रिभुजों ABC और CAD में विभाजित करता है। अब समांतर चतुर्भुज ABCD के सम्मुख भुजाओं को मापिए, तो हम पाएंगे कि AB बराबर है BC के और AD बराबर है BC के। एक समांतर चतुर्भुज का अन्य गुण है जिसे नीचे दिया गया है। तो अब जब सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो हम लिख सकते हैं कि AB DC के बराबर है, ये AB जो है वो DC के बराबर है और CB इक्वल टू AD के बराबर है। याद है हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था बाय द सिम्प्लिसिटी रूल, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो उसके बाद में उसके अन्य भुजाएं और अन्य कोण भी बराबर पुट कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो बस अब ये प्रमेय पढ़ेंगे 8.2। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, मतलब सम्मुख यानी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। आप पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम चतुर्भुज में विभाजित करता है। यस, अतः आप इन संगत भागों को मान लीजिए कि मतलब इनके बारे में आप क्या कह सकते हैं, AB इक्वल टू DC और AD इक्वल टू BC, मतलब आमने सामने वाली भुजाएं हमने बराबर पुट कर दी। ठीक है, तो AB इक्वल टू ये DC के और CB इक्वल टू DA के। ठीक है, तो अब इसका विलोम क्या है, क्या आप जानते हैं? जो प्रमेय में दिया है उसका विलोम में उसे सिद्ध करना है, जो प्रमेय में दिया है उसे विलोम में दिया हुआ माना जाता है। अच्छा, मतलब जैसे आपको एक चीज दी हुई है उसका उल्टा पूछा है, फिर आपको जो उल्टी पूछ ली है और फिर पहले वाली चीज पूछी, तो मतलब वाइस वर्सा हो गया ना। तो ये जैसे या आपको ऐसे बोल दे कि दोनों समांतर भुजाएं हैं और आमने सामने वाली भुजा बराबर होगी, और या फिर ये बोल दे कि अगर आमने सामने वाली भुजाएं सम्मुख भुजाएं बराबर है तो समांतर चतुर्भुज है, मतलब ये कोई और भी कंडीशन दे सकते हैं। तो इसमें आपको यदि एक चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर होगा, तो इसलिए इसका विलोम भी निम्न होगा कि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज है। मतलब उल्टा बोल दिया कि अगर वो चतुर्भुज है उसकी सम्मुख भुजाएं का युग्म बराबर है तो वह समांतर चतुर्भुज है, और अगर समांतर चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख भुजाओं का योग बराबर है। मतलब आप दोनों चीजें वाइस वर्सा बोल सकते हो। ठीक है, क्या आप इसके कारण दे सकते हैं? मान लीजिए चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB और CD बराबर है, आमने सामने वाली, साथ ही AD और CB दोनों बराबर हैं। अब विकर्ण मैंने AC खींच लिया। अब दो त्रिभुज हो गए, एक और दो त्रिभुज हो गए, तो ABC सर्वांग सम है CDA के। क्यों? अभी जस्ट हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में दोनों को सर्वांग सम प्रूफ किया था। क्यों किया था और कैसे किया था बताओ? हमने कहा था कि जब AB
और सी डी के बराबर है और बी सी और डी। तो हमें इसको सर्वांग सम कैसे प्रूव कर सकती हूँ? देखो इसमें अगर मैं दोनों त्रिभुजों को लूँ तो मैं कहूँगी कि सी डी इक्वल टू ए बी, एक भुजा बराबर है। दूसरी सी बी इक्वल टू ए डी, दूसरी भुजा हो गई। और तीसरी ए सी इक्वल टू ए सी हो गए ना। तो तीनों मेरी भुजा बराबर है, तो यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे और बाय द एस 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 रूल से। क्लियर, समझ में आ गया? देन अब मैं लिख सकती हूँ कोण बी ए सी इक्वल टू डी सी ए, बी ए और सी ये एंगल और डी सी ये इक्वल होंगे। अब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो उसके जो बचे हुए कोण और बची हुई भुजाएं भी बराबर होगी। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया बाय द सिम्प्लिसिटी रूल, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो मैंने लिख दिया। अब कोण बी सी ए इक्वल टू डी सी ए, बी सी ए इक्वल टू डी सी ए, यस ये भी बराबर होगा। क्यों? बाय द सिम्प्लिसिटी रूल। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ये चीज, क्योंकि उसके जो संगत भाग और संगत कोण और संगत भुजाएं भी बराबर होगी। तो क्या आप कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है? और क्यों? अब आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो गई, तो ये मेरा एक समांतर चतुर्भुज है। क्या आपने देखा है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर होता है? ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। और विलोमतः यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है, मतलब दोनों वाइस वर्सा उसकी इक्वल होगी। क्या यही परिणाम सम्मुख कोणों के युग्मों के बारे में भी निकाल सकते हैं? एक समांतर चतुर्भुज खींचिए और उसके कोणों को मापिए। आप क्या देखते हैं? सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है, मतलब आमने सामने वाले कोण बराबर हैं। ये नई चीज है ना। इससे कुछ और समांतर चतुर्भुज लेकर दोहराइए, इससे हम एक परिणाम तक पहुंचते हैं जो निम्न है। 8.4 एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे ये कोई मेरा समांतर चतुर्भुज है, इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे ये दोनों, मतलब आमने सामने वाले, ये और ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये आपस में सम्मुख कोण बराबर होंगे। अब क्या इस परिणाम का विलोम भी सत्य है? हाँ, ऐसा ही है। चतुर्भुज के कोण योग गुण और तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदी समांतर रेखाओं के गुण का प्रयोग करके हम कह सकते हैं कि उपरोक्त का विलोम भी सत्य है। 8.5 यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज है। देखो आप इसको किसी भी तरह से समांतर चतुर्भुज प्रूव कर सकते हैं। या तो आप कहेंगे, बोल सकते हो कि आमने सामने वाली रेखाएं भुजाएं बराबर है तो वो सम्मुख कोण है, या फिर आप बोलोगे आमने सामने मतलब जो सम्मुख कोण बराबर का प्रत्येक युग्म बराबर है तो आप कहोगे वो एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसे आप कोई भी चीज करके आप प्रूव कर सकते हो, कोण भी ले सकते हो और भुजाएं भी ले सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का एक गुण और भी है, इसका अध्ययन करेंगे। एक समांतर चतुर्भुज ABCD खींचिए और उसके दोनों विकर्ण AC और BD खींचिए। मतलब एक चतुर्भुज मैंने खींच लिया और उसके दो विकर्ण AC और BD खींचे मैंने, जो परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। जैसे O पर ये काटते हैं। अब मुझे OA, OC, OD और OB इनको मापनी है। तो देखो एक बहुत अच्छी चीज आपको पता चलेगी कि अगर जैसे ये मेरा एक विकर्ण है बड़ा वाला, इसकी ये और ये बराबर होती हैं, और अगर दूसरे विकर्ण की बात करूं तो ये और ये बराबर होगी। मतलब आपस में उसको बिल्कुल मध्य से समद्विभाजित करता है। मतलब बिल्कुल O पॉइंट जो है ना उसका, वो प्रत्येक विकर्ण का मध्य भाग होता है। तो हम ये देखेंगे कि OA इक्वल टू OC है, यस, और OB इक्वल टू OD है, अर्थात O दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु है। क्लियर? मतलब समांतर चतुर्भुज में विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बिल्कुल एक दूसरे को बराबर इक्वल पार्ट में बांटते हैं। जो उनका जो मिड पॉइंट होता है ना, जहां से वो कट कर रहे हैं वो पॉइंट। तो कुछ और समांतर चतुर्भुज लेकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। प्रत्येक बार आप प्राप्त करेंगे कि O दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु है। 8.6 समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो क्या होगा? यदि यह एक समांतर चतुर्भुज होगा या वास्तव में यह सत्य है? यह प्रमेय 8.6 परिणाम का विलोम है, इसे नीचे दिया गया जा रहा है। देखो या तो आप बोल सकते हो कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और या फिर यदि हम एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वो समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा। दोनों चीजें आप बोल सकते हो। तो हम प्रमेय पढ़ेंगे 8.7।
यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा, है ना। तो इसके परिणाम के लिए निम्न तर्क दे सकते हैं। अब ध्यान दीजिए 8.11 में यह दिया है कि OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD है, तो AOB और COD सर्वांग सम होंगे। अब देखो ये मैंने कोई त्रिभुज लिया है, अब कौन से त्रिभुज सर्वांग सम बोले, AOB ये वाला और COD ये वाला, ठीक है। अब देखो ये दोनों सर्वांग सम क्यों हैं, अब आप ये देखो इसमें डायरेक्ट इसने क्यों इसलिए लिख दिया क्योंकि ये चीज़ आपको पता है, ये आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो जो ऑथर है बुक का या फिर जो भी बुक्स हैं वो ये जानते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो और आपको ये सारी चीज़ें पता है। तो अब आप बताओ ये कैसे सर्वांग सम होंगे, मैं बताऊं या आप बताओगे? चलो देखो, अब ये दो त्रिभुज लिए मैंने, ये वाला और ये वाला। अब OC OA के बराबर है, OC OA के बराबर है। सेकंड OD जो है वो मेरी OB के बराबर है। थर्ड ये कोण इस कोण के बराबर है, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि एंगल COD इक्वल टू एंगल AOB दोनों बराबर है। तो यानी साइड और एंगल प्रॉपर्टी से, यानी साइड एंगल साइड थ्योरम से ये दोनों कोण सर्वांग सम होंगे। अब जब ये सर्वांग सम प्रूव हो गए तो मैं डायरेक्टली कह सकती हूँ कि बाय द सिम्प्लिसिटी रूल एंगल ABO ये वाला एंगल, ठीक है, और CDO ये वाला एंगल, तो आपस में अगर जो दूसरे मतलब दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो उसके रिमेनिंग पार्ट भी बराबर होंगे, तो यानी ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो अगर जब ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो अब देखो ये एंगल Z पे बन रहे हैं ना, ये वाला एंगल Z पे बन रहे हैं। जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब याद आया, जब दो कोणों के मतलब दो रेखाएं उसमें कोणों के युग्म एकांतर कोणों के युग्म बराबर हों तो वो रेखाएं समांतर होती है, याद आया। और उसका वाइस वर्सा भी कि अगर समांतर हो तो उसमें एकांतर कोणों के युग्म बराबर होंगे, तो इसमें एकांतर कोणों के युग्म बराबर है तो वो रेखाएं समांतर है। तो बस इसी से हमने कह दिया AB जो है वो समांतर है CD के। इसी प्रकार BC और AD ये भी समांतर हो गई आपस में, सेम हमने कंडीशन निकाल दी, जब ये कोण बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे आपस में Z पे, ऐसे बन रहे हो है ना, तो बराबर होंगे। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? चले आगे, चलो अब एक उदाहरण एक और देख लेते हैं। दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। पहले तो आयत आती है, आपके दिमाग में इमेज बन जाती है आयत कैसा होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, और समकोण यानी उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये आपको प्रूव करना है। अब याद कीजिए कि आयत क्या होता है। देखो अभी हमने याद किया ही था कि आयत कैसा होता है, तो देखो बुक में भी पूछ लिया कि आयत क्या होता है। आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण समकोण हो। यस, एक कोण समकोण है। तो अब देखो हमको ये करना है कि प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए। हमको एक हिंट इसने दे दिया कि इसमें एक कोण समकोण है, अब हमको बताना है कि प्रत्येक कोण है कि नहीं है। तो मैं बता सकती हूँ, मान लीजिए ABCD एक आयत है जिसमें A 90 डिग्री है और AD पैरेलल है, कोई सी भी भुजा ले सकते हो आप चाहे ऐसे नहीं कि सेम वही लो जो बुक में मेंशन है, आप पहले AD और AB और CD को भी ले सकते हो और AD और CB को भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। तो ABCD का आयत है, A 90 डिग्री है, तो हाँ ये हमने कर लिया। AD पैरेलल है BC के, यानी AD ये पैरेलल है BC के, और AB एक तिर्यक रेखा है जो AB, हाँ AB एक तिर्यक रेखा है। यस, ये काट रही है ना इन दोनों को, ये देखो इसको आगे बढ़ाऊँ तो अब A प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो A प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, याद आया? लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर दो रेखाएं समांतर हो तो उनके एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। याद आ गई वो चीज? तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, तो A प्लस बी, अब देखो A B कौन सा लिया मैंने, ये A और ये B दोनों का योग 180 होगा। अब A मुझे 90 दे रखा है, तो यानी 180 माइनस 90, तो B की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो कोण B हो गया मेरा 90 डिग्री। अब
कौन सी इक्वल टू कौन ए और कौन डी इक्वल टू कौन बी। अब देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये ए और सी के बराबर होगा, बी और डी के बराबर होगा। जब ए 90 डिग्री है तो सी भी 90 होगा, और जब बी 90 है तो डी भी 90 होगा। यानी ए बी सी डी सारे कोण मेरे 90 डिग्री हो गए, यानी आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। क्लियर? अब ये मेरा प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे उदाहरण 2 से। तो अभी तक हमने जो भी थ्योरी पार्ट पढ़ा है उस सब को आप रिवीजन करोगे अच्छे से, ठीक है? फिर ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत थोड़ा लेंदी रहेगा, तो इसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो आपको प्रैक्टिस मस्ट है, करोगे फिर नेक्स्ट टाइम में अपन अगला पार्ट देखेंगे। ओके बच्चों।